अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। यहाँ दो तीन सवालात हैं। एक ये कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला तो अपनी जगह, उनके केसेस के इश्यूज भी इतने गंभीर हो चुके हैं कि उनके केसेस की समाअत नहीं होती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि खौफ है तारी हर एक के ऊपर कि अगर इमरान खान के केसेस सुन लिए गए, उनको बेल दे दी गई तो शायद भौचाल आ जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज उनकी अदालत में सलमान रारे साहब मौजूद थे, सुहेल आफरीदी साहब मौजूद थे जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। सुहेल आफरीदी साहब आज बड़े इस्तराब में नज़र आए, बड़े दुखी नज़र आए जब वो ये बता रहे थे कि उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम किया तो उन्हें जवाब भी ना मिला। क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। कि आज आपने देखा हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमज़ान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल जो है वो चले गए। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब एक लंबा चौड़ा दौरा करके आए हैं। अगले हफ्ते वो रशिया जा रहे हैं, अमेरिका गए हुए थे, उससे पहले वो और एक दौरे के ऊपर मौजूद थे, फिर उसके बाद कतर गए और सारी बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ थे और पाकिस्तान को बड़ी बैनुल-अक़वामी पज़ीराई भी मिल रही है। लेकिन नाक़िदीन इस बात पर हमेशा तनकीद करते हैं कि इन दौरों का क्या फ़ायदा, को पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे बढ़ रहा है, उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया जाएं, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका जाएं, चाहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान कतर जाएं या रशिया जाएं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा है? बात तो उस पर होनी चाहिए। तो ज़रा इस हवाले से भी बात होगी कि ये दौरे अपनी जगह, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसके अंदर बेहतरी अपनी जगह, लेकिन डिविडेंड क्या है इन तमाम चीज़ों का, तो उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि एक प्रेसिंग इशू है, अब ये सेहत से निकल कर कहीं चला गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब मंसूर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी है, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो कितना कर पाते हैं या नहीं, लेकिन ये एक ऑन गोइंग कोशिश है जो ज़ुबैर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ज़ुबैर साहब, मैं आपसे ही अगर पूछ लूँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया होगा अफरीदी साहब को, और क्या ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब का इतना खौफ है कि उनके केसेस ही नहीं लगाए जाते? और क्योंकि वैसे तो पॉलिसी है ना कि जो केस पहले आएगा वो उस हिसाब से लगेगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ना केस सुनते हैं ना सलाम का जवाब दे रहे हैं। एक तो जब से चीफ जस्टिस साहब बने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जाहिर है आउट ऑफ लाइन थे, पता नहीं 13th या 14th सीनियरिटी थी उनकी लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनको उठा के ले आए। अब एक तरफ चले ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी आप ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता, बट वाई पिक अप द 14th सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस। तो जाहिर सी बात है वो मकसद था, वो मकसद को उसका पूरा करते हैं, जो भी उनसे बात हासिल करनी थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी को भी, सिवाय उनके जो जाहिर है रजीम के सपोर्टर्स हैं, इस हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, किसी को भी उन पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई भी ये नहीं समझता कि वो इंसाफ देंगे। एक दफ़ा उनका जो पर्सनल मामला हुआ था ईमान मज़ारी के साथ, आपको पता है उस वक्त भी ये इसी किस्म की लड़ाई झगड़ा हुआ था कि ही वांटेड के जी वो रिस्पेक्ट नहीं करती उनको, और आज चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं उनको सलाम का जवाब नहीं दिया। तो एक इट्स नॉट, हालांकि उनका ताल्लुक तो पॉलिटिक्स से है भी नहीं, पॉलिटिकल राइवल होते तो फिर भी समझ आती थी, हालांकि उसमें भी नहीं होना चाहिए कि सलाम का जवाब। बट व्हाट यू सी इज एलिमेंट ऑफ डिसलाइक towards total dislike, hatred. It is they are enemies for them. तो वो एनिमी को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे एक एनिमी को ट्रीट किया जाता है। और ये वन साइडेड है सर, दोनों साइड से। आपको क्या लगता है ये? देखें ये तो बिल्कुल सही बात है कि पीटीआई की काम नहीं है अपना जो भी वो उनकी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप पहले स्टार्ट में, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि पीटीआई को हमेशा पूरे पाकिस्तान में जलसे की इजाजत इसलिए नहीं देते हैं, इस्लामाबाद लाहौर वगैरह में जहाँ भी, कि जी वो एक दहशत गर्दी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हंगामा हराई करते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं, ये इस वजह से। अब एक मौका मिला उनको जब वो कराची आए, सुहेल अफरीदी और सिंध के वजीर, सीनियर वजीर ने उनका इस्तकबाल किया सईद तरीन ने एयरपोर्ट पर, अजरक पहनाई बड़े अच्छे तरीके से। उसके 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वही पीटीआई के सपोर्टर थे और पंजाब के मुकाबले में यहाँ ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे।
वो थ्रू आउट कराची, फिर वो हैदराबाद गए, लेकिन जब वो हैदराबाद से आ रहे थे तो उनके साथ पंगा किया। तो जब उसके नतीजे में फिर जाहिर सी बात है थोड़े से हालात खराब हो गए। हमेशा जब आप कन्फ्रंटेशन का माहौल क्रिएट करेंगे तो कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इस किस्म की हरकत कर रहे हैं तो उसको पीटीआई के जो, और खास तौर पर सोशल मीडिया वॉरियर्स जो होते हैं, वो तो खैर खत्म ही नहीं होते। और मैं कल भी शायद एक प्रोग्राम में मैं आपके साथ था, लेकिन आई वांट टू रिपीट इट क्योंकि ये मौका भी है कहने का। ये जो आपने चूंकि पीटीआई बात, ये जो जहाज से लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहा हूँ द होल प्रोसेस, जो जहाज दिया क्यों दिया, कवर अप क्यों किया गया। लेकिन ये जो रिस्पांस में पीटीआई के या जो भी सोशल मीडिया के लोगों ने जिस तरह से मरियम नवाज के खिलाफ कैंपेन चलाई है पर्सनल, I think that has to be condemned and deplored because this is not the way Pakistani society or any society should do it. बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, मुझे सिर्फ बताएं चीफ जस्टिस साहब को इतनी नापसंदीदगी क्यों है? वो क्यों मतलब, चले आफरीदी साहब ने 2 दिन पहले कहा था ना हमारी तो लड़ाई ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, चले वो तो समझ आती है कि वहाँ से भी जवाब बड़ा सख्त आया था और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो सलाम का जवाब नहीं दे रहे। फिर राजा साहब कहते हैं अलीमा खान साहबा ने भी शायद सलाम किया उन्हें जब उनकी अदालत में गई, तब भी जवाब नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह है? तो क्या DGISPR ने बगैर किसी वजह के कह दिया था मुनीब साहब? ये बड़ा सख्त जवाब आया था, वजह थी बहुत है ना। जब आप बिल्कुल ठीक, जब फील्ड मार्शल के खिलाफ आप ट्वीट कराते हैं, जब आपकी मुलाकात इस यकीन दहानी पे हो कि आप बहन भाई की मुलाकात होगी, उसमें आप उसी तरह से मुलाकात करेंगे, आप मैसेज लाते हैं। आप तो फौज और अवाम के दरमियान में लड़ाई लड़ाने वाली गेम डाल रहे थे, तो जवाब DGISPR ने दिया था, तो बात तो पूरी होनी चाहिए ना कि उन्होंने क्यों दिया था। अब आ जाए चीफ जस्टिस। अच्छा, ये आप तो प्रैक्टिसिंग लायर भी हैं शायद, मैं तो कभी कभार वैसे कभी किसी केस में देखने जाएं, ये अदालतों में सलाम दुआ लेने की रस्म होती है कि कोई भी बंदा आए जिसका केस नहीं लगा हुआ, वो कहे मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तो चीफ जस्टिस उसको सलूट करे खड़े हो गए, ये ड्यूटी है सलाम का जवाब। सलाम का जवाब तो राणा साहब वो रमजान का महीना है। देखिए आमतौर पे वही होता है जब वुकला जाते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले। मैं अर्ज करता हूँ कि आमतौर पर जब वुकला जाते हैं तो प्लेजेंट्रीज, कई वुकला जो बहुत सीनियर वुकला हैं जिनको जजेस भी जानते हैं, छोटी मोटी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो जाती है, कोई इतना पहाड़ नहीं टूटता उससे कि और कुछ जज साहब बैठे होने। ये वकील हैं, सोहेल अफरीदी वकील हैं। नहीं, वो उनके साथ राजा साहब तो गए थे ना। अगर चले वो चले गए, सलाम का जवाब भी दे दिया, तो चीफ जस्टिस साहब अगर वालेकुम सलाम कह देंगे तो यकीन माने आईने पाकिस्तान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछी है कि क्या ये प्रैक्टिस होती है रूटीन में कि वज़ीर आला जाएं तो आपने ज़रूर सलाम दुआ लेनी है और आपको जवाब भी मिले? क्या ये प्रैक्टिस है कोर्ट की? आपने सीनियर वुकला की बात की, वो मैंने भी देखी। बिल्कुल ठीक है, वो वैसे भी खड़े हो जाते हैं, केस में ना भी हो तो आगे एकदम बात कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपने इस जोन में क्यों गए हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरा सलाम का जवाब देना उन पर बड़ा फर्ज है? देखिए, ये वो अदालतें नहीं हैं जहाँ पहले ही चीफ जस्टिस साहिबान अपने चैम्बर्स के दरवाजे खोल के खोसा साहब से और इत्तेजाज हसन साहब से, मतलब ये गुड टू सी यू वाला मामला नहीं है, कर लिया करते थे। हमारी अदलिया सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो जुबानी फैसले भी देती रही है, वरना आप और मुझे कहते हैं जिल्दे लेके आओ, इतनी कापियां करा के लाओ, मतलब आम वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मंसूर अली खान साहब, मुझे मैंने मिसाल इसलिए दी, ठीक है, ये हमेशा से यूं ही चल रहा है। ठीक है मंसूर भाई, मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो आज जिस इस्तराब में आपको अफरीदी साहब नजर आया, आपने देखा भी, और 2 दिन पहले उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात की, फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग बंद दरवाजों में मिन्नतें करते हैं, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं, वो अपनी जगह। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना कि इतना मामला अब ख़राब हो चुका है कि ये एक तो एलिमेंट ऑफ डिसलाइक मौजूद है ना, वो रिकॉर्ड के ऊपर है जो ऑनरेबल DGISPR की जानिब से, यानी फ़ौज की जानिब से आया। उधर आफरीदी साहब कह रहे हैं हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये अदालत के अंदर भी आ गया है, इट इज़ वेरी एविडेंट। ये चीफ जस्टिस साहब को वैसे जवाब देना चाहिए था, वैसे पूछ रहा हूँ आपको कर्टसी के लिए, या नहीं आपको लगता है? अच्छा देखिए मुनीब भाई, मैं ऑन लाइटर नोट अगर आप माइंड ना करें तो एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जी जी। शादी का दिन हो, शादी वाले दिन जो है वो एक फुपी जो है वो आ जाए और आके वो कहे कि ये शादी नहीं हो सकती, तानू पता नहीं कुड़ी कहो जी या मुंडा कहो जाएगा, ठीक है। मतलब दुनिया जहान की वहां पे वो बैन भी डाले, शादी ना होने दे और सारा माहौल खराब कर दे, ठीक है।
और लेकिन इसके बावजूद शादी हो जाए, ठीक है, शादी फिर भी इसके बावजूद फूफी के इस सारे रौलों के बावजूद शादी हो जाए और अगले दिन वलीमा हो और फूफी फिर आए और इस बात के ऊपर गिला करे मैंने किसी ने रोटी नहीं पूछी। देखो मैं थे खड़ी है, मैंने कोई गाली नहीं करना चाहते, मतलब आपने एक दिन पहले जो है वो इतना बड़ा पंगा लिया हो शादी वाले दिन और उसके बाद वलीमे वाले दिन आपका ये माइंड आप इस बात पे कर रहे हैं कि मैंने किसी ने रोटी नहीं पूछी। भाई आप जिस चीफ जस्टिस के बारे में आज गिला कर रहे हैं कि जी मैंने सलाम के मेरे जवाब नहीं दिया, आपने उस चीफ जस्टिस की मिट्टी पलीत करके रखी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, आपने उसको टाउट कहा, आपने उसे पता नहीं कौन कौन से जुमलों के जरिए पूरी सोशल मीडिया कैंपेन अपने जरिए और अपने लौंडे लपाड़ों के जरिए चलाई। मैं दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, वो 13वें नंबर के थे, 14वें नंबर के थे, 15वें नंबर थे, व्हाटएवर इट इज, वो बिल्कुल वो जायज डिबेट है, मेरे ख्याल में वो डिबेट गलत नहीं है जुबैर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई ये पावर पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स में देखिए 4 तरीके में एक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, एक पाकिस्तान की जुडिशरी, एक पाकिस्तान के सियासतदान और एक पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है, ये 4 ही खिलाड़ी है ना इसके अंदर, ऐसे ही है। अब बात ये है कि ये मीडिया और सियासतदान जो है वो इस वक्त आपके प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी इस प्रोग्राम में नहीं है। ये जो दो है ना एस्टैब्लिश, ये मीडिया और सियासतदान, ये फिर भी आपने कितनी को पैड़ी की हो, अब वो फिर भी जो है ना वो आपके साथ गिले शिकवे दूर करके इकट्ठे होते हैं। जुबैर साहब इसकी एग्जांपल है। हाँ सही है। जुबैर साहब एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जुबैर साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लौंडे लपाड़ों के निशाने पर रहे हैं, इनके अगेंस्ट जिस किस्म की कैंपेन चली हुई है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डर्टी डिटेल्स, लेकिन वो हमने सबने देखा है। लेकिन आज जुबैर साहब फिर भी आइन की बालादस्ती की खातिर जो है उनके साथ एक ही कुर्सी शेयर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मीडिया के साथ भी इसी तरह ही है। आपके हवाले से, मेरे हवाले से या आमिर लियास राना साहब के हवाले से पता नहीं केड़ी केड़ी कैंपेन चलाई है, लेकिन फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं जर्नलिस्ट है, डजंट मैटर, चाहे पीटीआई का चेयरमैन हो, खान की बहन हो, खान का वजीर आला हो, कोई भी हो, हम फिर भी इज्जत से मिलते हैं, डजंट मैटर। अब आप समझते हैं कि यही जर्फ जो है वो पाकिस्तान की फौज और जुडिशरी में भी होना चाहिए कि जी हम, क्योंकि आपका तो एम ये है कि या तो जो है ये हमसे डर जाएंगे क्योंकि हम इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाते हैं तो हमसे डर जाएंगे और उसके बाद जो है हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं भाई, हर बंदा ऐसा नहीं होता ना, हर बंदा मीडिया या मोहम्मद जुबैर जैसा सियासतदान नहीं होता जो फिर भी आपकी गालियां सुनने के बाद भी आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। ये जुबैर साहब का जर्फ है। हाँ, मैं वाकिफ हूं ना, मैं जानता हूं, मैंने देखी अपनी आंखों से जो कैंपेन इनके अगेंस्ट चली और इनके लौंडे लपाटों ने किस तरह कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाई। Exactly. जब मैं देखता हूँ ना तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई सेमिनार हो रहा है तो जुबैर साहब पीटीआई वालों के साथ ही कुर्सी रख के बैठे होते हैं। ठीक है, ये ज़र्फ है इनका कि ये बर्दाश्त कर देते हैं, भूल जाते हैं इस चीज को, नहीं यार मैंने बिगर टारगेट की तरह देखना है। मेरे भाई हर कोई ऐसा नहीं होता ना। आपके ख्याल में वो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके साथ जो कुछ आप कर चुके हैं ऑलरेडी, अलीमा खान साहबा जो है वो जब इनकी तैनाती हो रही थी आपने एक पोजीशन ली, वो ठीक पोजीशन थी, वो गलत पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब आप एक पोजीशन लेते हैं तो भाई उसके बाद अगला जब आके कुर्सी पे बैठ जाता है फिर तुझे कहते हो हमारे इस्लाम का जवाब नहीं देता। वलीमे वाला काम ना करो ना, वलीमे वाला काम नहीं हो सकता। और मौजूदा, चले मैं खुल के बात करता हूँ, मौजूदा फील्ड मार्शल के साथ भी आप लोगों ने पंगा लिया था ना, बहुत बुरा किस्म का लिया था। वो पंगा नहीं पूरा हुआ, वो पुट्ठा पै गया। अब आप कहते हैं देखो जी ऐसा गाली नहीं करते, हम इनसे बात करें, हमसे बात नहीं करते। मंसूर साहब, पॉलिटिक्स है। आपने तो वो पंजाबी में कहते हैं ना रौला ही खत्म कर दिया है। ये जो जितना मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जो आम फहम जुबान में आपने एक हमारे डेली बड़ा रिलेटेबल एक सिनेरियो से जो तज्जिया पेश किया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में हम सबको घर चले जाना चाहिए। और जुबैर साहब ये बात वैसे मंसूर साहब ने बताई है कि अगर आपने इफ़ यू डू समथिंग तो उसके रिपरकशंस तो होंगे। फिर एतराज़ किस चीज़ का जुबैर साहब कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारा केस नहीं लग रहा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट ने लड़ाई कर ली है। जब आपने खुद माजरत के साथ पंगे लिए हैं तो फिर उसका ब्लो बैक तो आएगा। देन बी रेडी फॉर इट, यू साइन अप फॉर इट। देन देखें, मैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स फ्रॉम मंसूर, वो मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज पर इतराज है, वो कह रहे हैं कुर्सी साथ रख के एज इफ मैं पकड़ के कुर्सी लेके आ जाता। नहीं, मुझे बिठाया जाता है। चल बेटा, ठीक है, आपकी कुर्सी लगी होती है, जरा आप उसमें बैठ जाते हैं। सूरत-ए-हाल ऐसी है। नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, एक तरफ बिल्कुल हम ये मानते हैं पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स जब हम ये कहते हैं तो हम कहते हैं कोई असूल नहीं होता पावर पॉलिटिक्स में। जिसके पास दमखम है वो उसकी चलती है, चाहे वो अयूब खान का दौर था या ज़ियाउल हक का दौर था या याया खान का था या बाजवा साहब थे या जो भी था, उनकी चलती है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और मैं बहुत दफ़ा रिपीट किया फवाद चौधरी का एक जो जुमला है
कि भाई हम सियासतदान है यार, हमारे पास बंदूकें लेके हम पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ के लड़ सकते। सो अपने आर्गुमेंट्स, एक तरफ पावर पॉलिटिक्स है एंड वन हैज टू बी रैशनल एंड प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड कि ये इसमें कितना मुश्किल है आपको सियासत करना या सहाफत करना। अगर कोई भी नहीं बोलेगा, तो फिर तो नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, फिर हिटलर वाला जर्मनी बन जाएगा, फिर 12 साल के बाद सबको समझ आएगी कि अच्छा ये करता था हिटलर। तो कम से कम इतनी तो गुंजाइश होनी चाहिए कि जहां हम प्रैक्टिकल पावर पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करें या तस्लीम करें, उसके साथ साथ मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है। इमरान खान के सपोर्टर्स हमेशा कहते थे कि जी आ जाएंगे वो बाहर, मैं कहता था मुझे तो नहीं लगता कोई बाहर आ जाएंगे। ना आप स्ट्रीट एजिटेशन के थ्रू उन पर प्रेशर डाल सकते हैं और ना ही आपके लिए बट सर एक बात इसके अंदर टू सम इट, अगर इस चीज को मैं यहाँ सम अप करूं, एक बात तो फिर हम ये आप भी एक्नॉलेज करेंगे, मंसूर अली खान करते हैं, राणा साहब को तो पता है कि कोई चीज विदाउट एनी रीजन तो नहीं होती ना। अगर आज हम यहाँ पर है, वो किसी ने कहा था ना व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तो उसने जबान की तरफ इशारे करके कहा कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर। तो पीटीआई को भी या ओवर जो हालात थे वो पता ही है सबको। अब मंसूर अली खान साहब ने बता दिया कि आप फौज के साथ करेंगे तो उसका भी रिपरकशन होगा। जी एक चीज सिर्फ जिस पहलू से, जिस तराजू में हम कहते हैं ना कि हमें सियासत करनी चाहिए, बोलना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए, तो बांग्लादेश आजाद ना होता कभी, मतलब बंगालियों को खड़ा होना था। मुसीबत उनके ऊपर जो डाली गई थी वो सब उन्होंने बर्दाश्त की थी, फिर जाके बांग्लादेश बना था। और आज हम कहते हैं देखें जी बांग्लादेश में कितना कैसे उन्होंने लड़ा था अपने हक के लिए। तो आप कहते हैं यहाँ भी लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। बाद में जब मुड़ के देखते हैं फिर आप रियलाइज करते हैं और उसमें ज्यादतियां होती हैं। ठीक है, पीटीआई ने बहुत ज्यादतियां की हैं, बट उन पर जो वार हुए हैं और उनके वो भी आप कहते हैं वो भी काम नहीं। राणा साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं सर, ये जो अभी मंसूर साहब ने कहा, जुबैर साहब ने कहा कि फिर ये लोगों को तो एट द एंड ऑफ द डे उठना पड़ता है। फिर आप देखें कि ये ना हो कि बहुत अरसे बाद जाके लोग कहें कि देखिए जी ये होता था, ये नहीं होता था। उन्होंने मिसालें चंद वकला की दी, ईमान मजारी साहिबा की दी कि देखिए उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी जो देनी चाहिए थी अदालतों को। ये भी हो रहा है आज मुल्क के अंदर और जिसका इजहार वो कर रहे हैं। राणा साहब, ख्वाजा आसिफ ने ना अपने वालिद का, जनरल ज़ियाउल हक का साथ देना, उस पर माफ़ी मांगी थी पार्लियामेंट में खड़े होके, याद है ना आपको? जी जी। जब जुबैर साहब बंगाल की, बांग्लादेश की बात करते हैं तो मैंने इनकी तरफ से इनकी अपनी अपॉलॉजी नहीं देखी कहीं पे कि इनके अपने बड़े वहां पे मौजूद थे और जिन लोगों ने ये काम किया नहीं थे वहां मौजूद, तो इनको बिरत तो इख्तियार करनी चाहिए ना कि कहाँ पे खड़े। मेरे साथ अलग से बात कर लीजिएगा, लेकिन आप गलत कोट करते कि वो हाँ ठीक है, लेकिन ये वहां पे बॉर्डर पर थे, मतलब वो तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट लिखी हुई है ना यार। हमूद रहमान ये बातें जो है ना, मैंने नहीं एंटर करना चाहते हैं। चलें अब मैं इस पे आता हूँ आगे। अब आप आ जाए ईमान मजारी पे, और इसके ऊपर ना ये जो बात हो रही है ना फिर नहीं होनी चाहिए ना, फिर हमें मिसालें सबको वाज़ेह करनी चाहिए। और ये जो मोहसिन नकवी ने बताई है बातें जो इलाज के लिए खान साहब की, अच्छा आपको पता है कि ये सब रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है, बैरिस्टर गौर के भी खतूत हैं जी जी, और मोहसिन नकवी के भी खतूत हैं, ये दोनों ठीक है, ऐसे ही है। फिर सही बात, उसके अंदर रिकॉर्डेड बैरिस्टर गौर ने जब बात कराई तो उन्होंने बताया डॉक्टर आसिम को और मिर्जा को कि आपकी बात मिनट्स भी हो रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ये चीजें फैसिलिटेशन की तरफ गई और अलीमा खान ने कहा उनको कि देखें आप तो डाई डाउन कर रहे हैं हमारी सारी टेंशन को, जब आप मिलने चले जाएंगे। उनको रोका गया कि आपने नहीं जाना। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर्स ने कहा टेक्स्ट बुक आपका वो हुआ है इलाज बिल्कुल। ये नासिर अब्बास साहब और जो बैरिस्टर गौहर गए थे, ये महमूद खान अचकजई और बाकी सबके कहने पे हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि इन्हें जेल जाने से खुद इन्होंने रोका था कि नहीं अगर चले गए तो केस खराब हो जाएगा, पार्टी की पॉलिसी है कि 6 लोग जाएंगे, फैमिली का बंदा नहीं जाने दिया। अब आप जिस तरीके से जा रहे हैं खान साहब की सेहत के ऊपर पॉलिटिक्स करने के लिए, इनके अपने डॉक्टर नदीम कुरैशी ने कहा कि 6/6 और 6/9 है और 1.5 और 0.75 का चश्मा है, जिसपे उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चश्मा है इमरान खान साहब का। कल बैरिस्टर गौहर ने अपने फोन से बेगम बुशरा की बेटी की बात कराई नासिर अब्बास साहब से, और उन्होंने सिर्फ ये मैसेज दिया उसमें, उनकी बेटी ने बेगम बुशरा की, कि खान साहब का मैसेज है कि मेरे वकला से मुझे मिलवाओ, सॉरी मेरे पर्सनल फिजिशियन से मिलाओ। ना वकला की बात की, ना कोई तहरीक की बात की, ये सामने बात हुई। तो ये हम सारे किस चीज के चक्कर में बातें कर रहे हैं? ना उनकी सेहत के ऊपर ये सियासत होनी चाहिए थी, अगर उनकी फैमिली को मिलना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि फैमिली का वो बंदा जो दोनों तरफ से एग्रीड हो जाए, और फिर अलीमा खान साहिबा ने उनको रोका कि नहीं ये नहीं जाएगा, दूसरा जाएगा।
जाना चाहिए। और इनके जो बट physicians आमिर भाई हैं, इसके अंदर उनको गवर्नमेंट किसी की भी वक्त पोजीशन भी तो बुलवा लें, इतनी personal क्लीन नहीं है physicians को हाईकोर्ट ले ना जाएं। सर। बात यह गवर्नमेंट की पुलिस पोजीशन भी तो इतनी क्लीन नहीं है ना। पहली दफा तो जो सब कुछ हो कैसे? चुका सर, पहली दफा जब उनको ले जाया गया अस्पताल, तो उसके बाद जब खबर लीक हुई ब्रेक की एक सहाफी ने कि उनको ले जाया गया था, तब रौला डला ना। या तो पहले दिन से पहली दफा बता देते कि हम लेके जा रहे हैं। देखें मुनीब भाई जी, आप ठीक बात कर रहे हैं और हम इस बात पे कह चुके हैं और हर रोज कहते हैं। जी, हम हर दफा रिपीट करेंगे या आज की तारीख पे बात करेंगे तो फिर तो हम हिस्ट्री तो ले जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक कि है। पहली दफा ही अगर आप बता के ले आते तो ये मसला ही ना होता। लेकिन जब आपके कहने पे यानी मीडिया ने बता दिया, पीटीआई ने बात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आई, अता तारड़ का ट्वीट आता है, सब कुछ हुआ, फिर आप लोगों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लोगों को मिलाने के लिए नाम दिए गए ना। पीछे कौन गया? अब इस पे तो मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बैरिस्टर गौर को खड़ा कर लें कि फिर जब आप मिल के आए तो 12-14 घंटे आप ये 24 घंटे क्यों चुप रहे? अल्लामा राजा नासिर अब्बास और ये जो अब हम बातें कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, क्यों रोका गया उन सब? ठीक। उनके अंदर पार्टी के अंदर इस वक्त एक है, और बैरिस्टर गौर को तमाशा इसलिए बना रहे हैं कि अलीमा खान कह रही हैं कि तुम जो वज़ीर आला ने फोर्स कही है उसे अनाउंस करो। वो कहते हैं कि ये कानून और आइन में फोर्स हो नहीं सकती, मैं इसे विंग नहीं बनाऊंगा। लड़ाई वहां से शुरू हुई है, आपस में सेट नहीं करते और आगे अदलिया के ऊपर मंसूर भाई जो है ना इसमें पंजाबी की कहावतें सुना देंगे कि कुमार के गुस्सा किसते थे फलाना किसते। बिल्कुल नहीं, वो तो मंसूर भाई जरूर, उन्होंने पहले भी मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन हालात की डिपिक्शन हो नहीं सकती थी। मंसूर साहब मुझे एक बात बताएं कि हमने 2022 में देखा कि तहरीक इंसाफ जब वो अदम एतमाद आई तो उन्होंने कहा ये सारे गद्दार हैं। खान साहब ने कहा सब गद्दार हैं, अमेरिका से साजिश हो रही है, रिजीम चेंज हो रहा है। आज इमरान खान साहब की फैमिली और एक ग्रुप वो तहरीक इंसाफ के एक फैट लॉट को इंक्लूडिंग चेयरमैन, विदाउट नेमिंग द वर्ड, विदाउट यूजिंग द वर्ड गद्दार, मतलब उन्हें सारों को कह रहे हैं कि आपने ये किया है, सेहत का मामला आपने ख़राब किया और कहाँ है आप लोग, आप अदालत में नहीं आते। तो ये आयरनी है आई थिंक आज ये जो आज हो रहा है। नहीं, बात यह है कि इसी जो जहर के साथ जो है वो ये पॉलिटिक्स होती रही है पिछले 10 साल में। अगर आप उठा के देखें, अगर आप हमें पसंद नहीं है तो फिर आप गद्दार हैं, सिंपल एज दैट। और चाहे कौन सियासतदान, कौन सहाफी, कौन जज, कौन जनरल, कोई भी हो, वो इसी तरीकाकार एक ही है। वो हमारे पास जो पिस्तौल है ना वो एक ही है, वो इसी पिस्तौल से जो है हम अगले को उड़ा सकते हैं, बस और कोई तरीकाकार नहीं। आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अब जब जारी बात है कि पिस्तौल आपने दूसरों के ऊपर इतनी इस्तेमाल की है, अभी अपने अंदर भी इस्तेमाल हो गई। मुझे हैरानगी हो रही थी, मैं अलीमा खान साहब के जो प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने इनकी गुफ्तगू चलाई, मतलब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब की बीमारी के ऊपर जो है वो मौकफ नहीं दे सकती, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। शायद इसकी यही वजह है कि अलीमा खान साहबा ये समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है वो उस तरह नहीं चल रही जिस तरह हम चाहते हैं, या वो नहीं कर रही जिस तरह हम चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान तरीका है, अलीमा खान साहबा के हाथ में दे दे पार्टी। असल तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव यही है ना, एंड ऑफ द डे तो यही है कि अलीमा खान साहबा जो है वो कंट्रोल करें सब कुछ। और दूसरी बात यह कि अभी तक तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि शुक्र करें कि ये गद्दारी वगैरह के फतवे जो है वो अपनी पार्टी के अंदर लग रहे हैं। मतलब कि भाई तुम सिंसियर नहीं हो, तुम सही नहीं हो। मुझे तो यकीन कीजिए कि मैं अब भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि आजकल कौन किसके खिलाफ हुआ हुआ। हाँ, मैं आई लॉस्ट काउंट नाउ, मुझे याद नहीं रहता। मुझे एक दफा ना ज़हन नशीन करना पड़ता है कि अच्छा नहीं एडी ओदे नाल नहीं बन रही, ओदे खिलाफ बयान देता है, उसने इसके खिलाफ दिया है। मैं जुबैर साहब को एक पैगाम देना चाहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल उसके बाद सारी बात अगला सवाल आप उनसे करेंगे कि जुबैर साहब आप भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड करके गोली फायर होती है। तो आप तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के चक्कर में ध्यान रखिएगा, कोई जरा इधर खबे सजे हुए ना तो ये गोली बच जाती है आगे। मतलब वो कुर्सी रखते हुए, कुर्सी जो है रखते हुए नहीं, मतलब जिस कुर्सी पे वो तशरीफ फरमा हो उसके हवाले से निहायत एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि या तो खुदा ना खास्ता कोई कुर्सी खींच देगा या उनको कोई लेबल कर देगा। मैं जुबैर साहब के हवाले से ना आज से चंद महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, एक खबर उड़ी थी कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने अपने वीलॉग के अंदर ना एक बात की थी कि जुबैर साहब का जो सियासी डीएनए है ना वो नून लीग का है। नून लीग के अंदर ना इस किस्म के रिवाज नहीं है वहां पे कि भाईजान आपने हमें हमारे पसंद की बात नहीं की, आपने ये नहीं किया, आप तो गद्दार है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा सर कलम हो जाना चाहिए। जुबैर साहब ने इस किस्म की इंटरनल पॉलिटिक्स को जो है ना वो फेस नहीं किया था। तो मैं अपने वीलॉग में मैंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में फॉर्मली तो अभी तक नहीं गए, लेकिन अगर ये जा रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे गोली कहीं से भी बच सकती है आके, आपको कहीं से हो सकता है आप कराची बैठे हो तो खैबर पख्तूनख्वा से कोई गोली मार दे आपको, वहां से फायर कर दे, भाईजान चले जी आप गद्दार हैं, दौड़ जाओ यहाँ से। नहीं वैसे तो अब आप उनके साथ ना स्टेज शेयर करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त नहीं पता। आप देखें ना अलीमा खान साहबा ने भी जो है वो
एक लॉयल्टी वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी खोल ली है उन्होंने कि जनाब ए वाला लॉयल है तो ए वाला नहीं है। अच्छा, वो भाड़ में जाए, उसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, वो पीटीआई का चेयरमैन है या वो कोई भी है, अलीमा खान साहब ने अगर उंगली रख दी तो पाइन तो सिफारे हो, फिर जुबैर साहब को भी जरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैं इससे पहले जी जुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, बिकॉज मैं वो वज़ीर आज़म के दौरों वाला एक मामला में उस पर जरूर चाहूंगा, आप सबका व्यू लेना चाहूंगा, लेकिन क्विकली आप जरा कर दें। तो भाई मंसूर, जो मेरे साथ मुस्लिम लीग ने किया था, चारों तरफ से गोलियां चला के, अब आप मुझे कह रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे थे, मुझे तो बस के नीचे फेंक के और बस का एक्सीलरेटर फुल दबा दिया था। मतलब आप कमाल कर रहे हैं। तो मेरा तो तजर्बा है। अच्छा, तो ये पहले भी आप, मैंने सुना था आपने कहा था मेरे लिए, ओ भाई मेरे साथ मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग ने मुझे बख्शा था, शो कॉज नोटिस दे दिया था, खुद भेजा जनरल बाजवा के पास, और दूसरी तरफ से ऐसे इकबाल से शो कॉज नोटिस जो आई कैन शेयर विद यू। इनफैक्ट मंसूर साहब एक बात जरा क्विकली बताइएगा, ये वज़ीर आज़म के दौरों के ऊपर बड़ी तनकीद होती है कि ये पता नहीं, देखे नहीं दौरे हैं, इनका फायदा कोई नहीं डिविडेंड, बट ऑब्वियसली बिकॉज आप इसको बड़ा डीपली एनालाइज भी करते हैं वेरियस इशूज़ के ऊपर, डू यू थिंक दिस इज हेल्पिंग पाकिस्तान केस ओवरऑल? हमने मार्का हक के बाद बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है पाकिस्तान को, बट डू यू थिंक ये जितना स्ट्रक्चर बढ़ा है पाकिस्तान का एज अ स्टेट, इसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, ये अच्छे ताल्लुकात का, ये इन दौरों का? क्योंकि बड़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि नहीं देखिए वज़ीर आज़म तो बहुत ज़्यादातर दौरों पे हैं जी और नहीं आ रहे, पाकिस्तान कम आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में हकीकत तो यह है कि डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली आपको इसका स्टेचर तो बाकी आपका इंक्रीज हुआ है, और इस किस्म के पैक्स के हवाले से इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है। आज मुख्तलिफ ममालिक जो है वो आपसे आपके दफाई सामान को खरीदने के लिए आपसे राब्ते कर रहे हैं, ये निगोशिएशंस आपकी चल रही है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि कॉर्पोरेट साइड के ऊपर या अगर मईशत के हवाले से क्या अभी तक उसके डिविडेंड्स आना शुरू हुए, तो नहीं, उसके डिविडेंड्स अभी तक नहीं आना शुरू हुए हैं। वजीर आज़म के वाकई दौरे काफी हुए हैं, लेकिन मैं उसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स अभी तक नहीं देख रहा। अभी तक आपके $2 अरब के रोल ओवर का एक मसला पड़ा हुआ है, क्या वो आप कर सकेंगे या नहीं? उसके ऊपर जो मार्कअप रेट आप दे रहे हैं उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्टॉक मार्केट जो है वो अभी तक तकरीबन मतलब 22-25 हज़ार पॉइंट्स जो है वो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली गिर चुकी है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन वहां पे एक पैनिक सिचुएशन जो है वो क्लियर कट नजर आ रही है। वहां पे स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो इस सवाल करने पे मजबूर हो चुके हैं कि क्या ये एक करेक्शन हो रही है सिर्फ मार्केट की, या मार्केट ने एक्चुअली अपना मूड अब तब्दील कर दिया है। अच्छा, ये जुबैर साहब क्विकली इधर आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप इसके नाकिद रहे हैं और हमेशा आप सवाल भी उठाते हैं, बट स्ट्रेचर तो बड़ा है पाकिस्तान का एज अ स्टेट, वो इज्जत पाकिस्तान को मिली है, फौज को मिली है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मिली है, हंस पाकिस्तान को मिली है, तो वो तो एक फ़र्क पड़ा है। देखें, अगर आप पहले दिन से देखें ना, वज़ीर आज़म अप्रैल 2022 में टेक ओवर करने के बाद दौरे करने शुरू किए थे, तो अगर उसमें आप बैकग्राउंड में उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हम यहाँ किसी से मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है, मंसूर को भी मैं बता दूं, 51 ईयर लो है, 51 ईयर लो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज प्लंज्ड, एक्सपोर्ट इज स्टैग्नेंट सिंस द लास्ट 3.5 years। पॉवर्टी के नंबर्स आपको पता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पता है, और दूसरी बात, इज्जत अवाम से होनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को जो इस वक्त मुश्किलात हैं सिंपल वीजा लेने के लिए, सिंपल वीजा लेने के लिए कभी भी नहीं थी। चाहे वो दुबई है जो सबसे आसान था आज से चंद साल पहले, चाहे वो शेंजन वीजा, तो मतलब मुझे 3 महीने का, मुझे मोहम्मद जुबैर को 3 महीने का इंटरव्यू टाइम मिला है। 3 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू होगा। कोई एक मुल्क बताते हैं जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से हमारे लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए आसानियां पैदा हुई। अच्छा, ठीक है, ये आपने कहा हुकूमत की, अशराफिया की इज्जत बढ़ी है, अवाम को कुछ नहीं मिला। राना साहब, और वो वीज़े नहीं मिल रहे सर, वैसे तो दुबई का जो वीज़ा बंद हुआ था वो आपको पता है उसकी वजह हमने ही, हम वहाँ पर जाके जो हरकतें की थी, हमें सऊदीया से भी गिले आए कि हज़ारों की तादाद में बेकारी और पिक पॉकेटर्स को वहाँ की इंतज़ामिया ने वापस भेजा है, हुकूमत ने। फिर आपको पता है यूएई से भी यही गिले आए, तो हमारे अपना भी करतूत है उसके अंदर। लेकिन आप सिर्फ इसका जवाब नहीं देते कि इज्जत हुकूमत की बढ़ी है, लोगों की नहीं बढ़ी। राना साहब, जिन दिनों गवर्नर होते थे ना जुबैर साहब, उन जो इन्होंने कहा ना कि हम कोई अमेरिका के जंगें बंद कराएं, तो इनके जो वज़ीर आज़म थे ना नवाज शरीफ, वो सऊदी अरब और ईरान की जंग बंद कराने के लिए दोनों मुल्कों में 24 घंटे में गए थे। एक तो ये बात मैं बता दूं कि जो ये आजकल इकनॉमिक का रोना डला हुआ है ना, वो 18 के बाद का है।
जब पिछली फौज ने गंद डाला था ना सारे पाकिस्तान के अंदर, वो आज तक समेटा नहीं जा रहा। हर चीज़ को उस प्रॉस्पेक्ट्स में लेके आए कि कब से कहाँ किसने शुरू किया, गंद कैसे बना, तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। जैसे धांधली 24 में है और 18 को भूल जाएं तो नहीं बनती ना बात। प्राइम मिनिस्टर के दौरे मतलब जाहिर है कि हमने तालिबान के ऊपर एक स्टैंड लिया है, हमने बड़ी वजाहत के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर का विजिट था नहीं, ये वाशिंगटन में ही तय हुआ है, दोहा वाला भी, और हमने उसी वक्त दी थी खबर कि ये बात करने गए हम, क्योंकि ये वो लोग हैं, तुर्की हैं या कतर वाले, इन दोनों ने बड़ा जोर दिया था अक्टूबर में हमसे वो स्ट्राइक्स रुकवाई थी। तो हम अपने दोस्तों को, जहां हमारा बेनिफिट म्यूचुअल मौजूद है कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहां पे काम कर रहे हैं, हम यूं कुटियां भी नहीं कर सकते ना किसी के साथ, तुम्हारी ऐसी की तैसी और फलानी। ये कोई इमरान खान थोड़ी है कि जहाज में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गालियां दे रहा और फिर जहाज उतार लिया जाए। ये शहबाज शरीफ है, ये फील्ड मार्शल मौजूद है, आसिम मुनीर, जो लोगों के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, एक धाक बिठाई है दुनिया के साथ। तो अल्लाह करे कि वो बेनिफिट जो हमें बताए जा रहे हैं इकनॉमिक, अगर सऊदी अरब के साथ मुआहदा होना है और बाकियों के साथ होना है, वो आना चाहिए। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जनाब पाकिस्तान के आम आदमी की ज़रूरत है कि उसको इकोनॉमिकली वायबिलिटी मिलनी चाहिए, उसे रोज़गार मिले, उसकी कुव्वत खरीद बढ़े, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, यहाँ पे इंडस्ट्री भी चले, कोई इससे इनकार नहीं। जुबैर साहब ऐसे एग्री करते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे आपसे। 22 में हम ये बात कर दे, नहीं मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर हम गुस्से में सिर्फ यही कहेंगे जी कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, भाई वो तो पहले बुलाते ही नहीं थे, आपको बुलाना ही छोड़ दिया था लोगों ने, मिलना ही छोड़ दिया था, आपके तो ताल्लुकात ऐसी नहज पे पहुंच गए थे। शुक्र करें कि कहीं रास्ता बना है और अल्लाह करेगा, हम तो पाकिस्तान के आम आदमी की बात करेंगे ना इन दौरों के नतीजे में, वरना तो फिर जाहिर है शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा, हर जगह पे देना पड़ेगा, भाई आप क्यों जाते हैं, आप रशिया जा रहे हैं। और वहां पे मैंने जो चेक किया, मैं उस दिन मिला भी पीएम से, तो रशिया मेन हमारा जो है कि वो किसी तरीके से हमारी स्टील मिल को संभाल ले, क्योंकि वो हमारी निजकारी की लिस्ट में भी नहीं है, कि चलाना चाहते हैं कि लोगों को हम किसी तरीके से रागिब करें। यहाँ पे ये थोड़ी है कि हमें दिखाने के लिए दौरा करना है। नहीं जुबैर साहब आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे सर? सर अगर कुछ सर को अच्छा हो रहा है तो आप हंस रहे हैं सर? कि हारून अख्तर साहब जो हैं मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, स्पेशल असिस्टेंट टू द इंडस्ट्री, पहली बात तो ये कि वजीर आज़म को वहां जाना ही नहीं चाहिए स्टील बिल के लिए। हारून अख्तर साहब आज से 6 महीने पहले रशिया गए थे, तो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा भाई मैंने आपको देखा था वहां आप MOU साइन कर रहे थे स्टील मिल के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे भी पता है वो चलने वाली नहीं है, और ना ही रशिया क्यों आगे करेगा। गिव मी वन गुड रीजन यार, गिव मी वन गुड रीजन कि रशिया आके दोबारा आपको मुफ्त में दोबारा चलाना शुरू कर देगा। आपको पता है उसके ऊपर 100 बिलियन तो तकरीबन लाइबिलिटीज हैं स्टील मिल, उसका मशीनरी जंग पड़ी है। अब वजीर आजम साहब ये जस्टिफाई करने जा रहे हैं, और मैं जब एतराज करता हूँ मैं 4 साल के दौरों के बेसिस पर कह रहा हूँ, कोई ये 2-3 दौरों के बेसिस पर नहीं कह रहा कि आने शुरू होंगे। 4 years इज अ लॉन्ग पीरियड, 4 years इन अमेरिका इज अ प्रेसिडेंशियल टर्म इन विच यू आर सपोज्ड टू टर्न अराउंड नॉट जस्ट अमेरिका द वर्ल्ड, और यहाँ ये 4 साल के बाद कह रहे हैं। जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन में ही आए थे पहले सबसे। चले ये तो बहस जारी रहेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मंसूर अली खान साहब का, जनाब आमिर इलियास राना साहब का और जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का। इस प्रोग्राम के अंदर जो एक मंसूर अली खान साहब ने दिया वो मेरे ख्याल में बड़ा रिलेटेबल तज्जिया था, और आमिर इलियास राना साहब ने भी इस प्रोग्राम के अंदर जो हमेशा से ही उनका एक खासा है वो ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। जुबैर साहब ने भी हमारे साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देगा, देखने का बहुत शुक्रिया।